नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर उन्होंने ये जानकारी दी कि जिस तरीके का आंदोलन चल रहा, विपक्ष इस आंदोलन का फायदा उठा रहा, जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई जो है उससे उसको नुकसान पहुंच रहा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप भी दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों के बीच उत्साह का माहौल है। इससे पहले आज राहुल गांधी से जो छात्राएं अनशन पर थी उन्होंने मुलाकात की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नेगोशिएबल नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय नहीं बदला जाना चाहिए, ये भी स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं और ये भी समझेंगे कि तमाम जो शिक्षा को लेकर नीट एनटीए को लेकर जो बदलाव सरकार कर रही है उसको लेकर क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। और जिस मांग को लेकर पूरे देश में आज भी हम बिहार से लेकर अलग अलग राज्यों में तस्वीर देख रहे थे कि छात्र सड़कों पे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका इस्तीफा हो गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? अभी प्रधान गए हैं, अब प्रधानमंत्री भी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुर्सी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला करके कुछ दिन के लिए बचा ली। जनता जाग गई है, छात्र जाग गए हैं, अपने हितों की बात समझते हैं। कहते हैं ना कि ये नई नस्ल जो है ना, ये अपनी हिफाजत जानती है और रिश्तों की बगावत भी जानती है। आने वाले समय में इस नई नस्ल के साथ जो भी कदम से कदम मिला करके नहीं चलेगा उसे जाना होगा। प्रधानमंत्री जी भूत हो गए हैं। भूत का मतलब घोस्ट नहीं, भूत का मतलब पास्ट। और भूत कभी भी भविष्य से नहीं लड़ सकता। बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री जी, पिछले 2 महीने से लड़ रहे थे, लड़ के थक गए, नींद आनी बंद हो गई, रात में सोना बंद हो गया, रात में वीडियो पोस्ट करने लग गए, सेल्फी लेने लग गए, तो परेशानियां उनके चेहरे पे नजर आ रही हैं। तो आने वाले समय में अगर आप छात्रों की बात नहीं सुनेंगे तो आपको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री गए हैं, बाकी लोगों का जाना बाकी है। मैं इस इस्तीफे का स्वागत करता हूं। ये छात्रों की जीत है, उन छात्रों की, युवा छात्रों की जीत है जिनके भविष्य बर्बाद करने की कोशिश इस सरकार ने की है। ये उन छात्रों की जीत है जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है। उनके परिवारों को नमन। उन बच्चों की आत्माओं को आज थोड़ी सी शांति मिली होगी। तो आने वाले समय में अभी और बहुत कुछ होगा। जिस तरीके से सरकार ने पाप कर रखे हैं वो एक एक पाप इनका निकलेगा। पाप का घड़ा भर गया है। आने वाले समय में आप और भी चमत्कार देखेंगे। जी, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पे उनके जो फाउंडर हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ दिल्ली के सड़कों पर, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने छात्रों का दमन किया, छात्राओं के साथ बदसलूकी की, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और जिन छात्रों ने नीट पेपर परीक्षा लीक के कारण सुसाइड किया उनको मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात पहले से मेरे ख्याल से सरकार ने कहा हम मान लेंगे, तो सरकार को अब इस बात को मानने में भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया, एमएसएफ ने पीटा, यानी मोदी शाह फोर्स, जो वर्दी में भी नहीं थी, पता नहीं कौन से गुंडे थे, पता नहीं कौन लोग थे, संघ के थे, भाजपा के थे, या फिर विश्व हिंदू परिषद के थे, या बजरंग दल के थे। हाथों में लाठियां थी, लाठियां सरकारी दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से ब्रूटली 11वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को पीटा गया है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें पीटने के आदेश दिए, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो गृह सचिव जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय से लोग हो, चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने बच्चों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हैं वो सारे के सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। किसी भी बच्चे के ऊपर एक मुकदमा नहीं रहना चाहिए, वरना चिंगारी का खेल बुरा होता है।
सुरेंद्र जी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन क्या प्रधान के इस्तीफे से मात्र जो है शिक्षा व्यवस्था में तमाम जो कुरीतियां अलग अलग राज्यों में जो दिख रही है, क्या इससे खत्म हो जाएगी केवल प्रधान के इस्तीफे से? और देखिए, सरकार जो है एनटीए की, मैं पे आऊंगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद मैं एनटीए की बात करता हूँ। देखिए, ये सब विषयांतर करने की बातें हैं। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था, और जो मिडिल क्लास का बच्चा है, वो अगर किसी सूरत में अपने घर द्वार बेच करके, खेती बाड़ी बेच करके, या अपने पिताजी की प्रोविडेंट फंड से पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती, तो इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए, खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। जितने लोग इस व्यवस्था के पक्षधर हैं, यानी वो क्रॉनी कैपिटलिस्टों के पक्षधर हैं। महंगी शिक्षा हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी है, प्लूरल नेचर के देशों के लिए नहीं बनी है। जहां 145 करोड़ की आबादी है, वहां के लिए महंगी शिक्षा नहीं बनी है। अब इस शिक्षा को कैसे सार्थकता हो, कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए, इस सारी चीजों पर सदन में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, और उसके बाद जो रिजल्ट निकले वो राज्य दर राज्य सभी जगहों पे लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक एक बात आपका रिएक्शन चाहेंगे कि नीट का पेपर लीक जो हुआ उससे तो कुछ छात्र प्रभावित थे, जो कि जिसके चलते ये प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन जंतर मंतर पर जब हम जाते हैं तो लगता है कि वहां पे बहुत लार्जर इश्यूज है। बेरोजगारी की दिक्कत है, महंगी शिक्षा की जरूरत है, जो कि आपने खुद इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ अभिभावक जो है, लो वेज हो गया, अपॉर्चुनिटीज जो घटते जा रहे हैं, ये पूरी चीजें एक साथ निकल कर जो है सामने आई, जिसके बाद छात्र उद्वेलित हो गए। इतना आपको क्या लग रहा कि सरकार के खिलाफ अंदर अंदर इतना ज्यादा नाराजगी थी, जो कि हम सड़कों पे देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये 12 साल की नाराजगी है। नरेंद्र मोदी जी ने आते आते समय कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लोगों ने जोड़ा 12 साल में 24 करोड़ रोजगार, लेकिन लोगों को पता चला कि नहीं साहब, 24 करोड़ तो छोड़िए, 24 लाख रोजगार भी नहीं मिले। 8 लाख के आसपास रोजगार मिले जो सरकार कहती। तो आने वाले समय में ये सारी रोजगार परक शिक्षा हो, सस्ती शिक्षा हो, सबको काम, सबके हाथों को काम मिले, इस तरीके की कोई व्यवस्था एक बननी चाहिए, और उस बनने में कांग्रेस अपना रचनात्मक सहयोग देगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हम सब लोग मिलकर के, ये छात्रों का मामला है, किसी दल विशेष का मामला नहीं है, ये देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए जो भी बन पड़े, सदन को करना चाहिए। सदन के जो अधिपति हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ओम बिरला जी, इनको अपने अभिमान में रहना छोड़ना होगा। पहला कदम, इन्होंने जनता का मांग पहली बार मानी है, पिछले 12 सालों में इस्तीफा कराया। आने वाले समय में इनको जनता की और डिमांड्स भी माननी होगी। दो बातें हैं सुरेंद्र जी। सरकार, कल देखिए आप, कैबिनेट में इस बात को मंजूरी दी गई कि जो एग्जाम एक्ट है, पब्लिक एग्जाम एक्ट, उसमें संशोधन होगा, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। हालांकि ये कानून जो है, आपको याद होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही पारित किया गया था संसद की तरफ से, और 2 साल में इसमें संशोधन। साथ ही साथ एनटीए को लेकर संसदीय समिति, जो कि दिग्विजय सिंह आपके दल के नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई अपने रिपोर्ट्स में सवाल उठाए थे एनटीए को लेकर। उस एनटीए को लेकर सरकार को जगने में इतना वक्त क्यों लगा? अहंकार में है सरकार। दागियों को सरकार अपने साथ रखना पसंद करती है। इस सरकार को साफ चेहरे, साफ सुथरे चेहरे, रीढ़ की हड्डी वाले चेहरे पसंद नहीं। इस सरकार को रेप्टाइल पसंद है, जो इनके सामने चाटुकारिता करें, जो इनके सामने इनके चरणों में पड़े रहें। ये सरकार कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का संघीकरण किया है, और संघीकरण में भी ऐसे अयोग्य लोगों को वाइस चांसलर बना रहे हैं, ऐसे अयोग्य लोगों को शिक्षा नीति में ला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सेक्रेटरी बना रहे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के खीरे का अनुदान खा गए। अभी जिस आदमी को इन्होंने एनटीए का बनाया है, शिक्षा सचिव बनाया है, कल कोई गंगवार जी हैं, उनके जी, ऊपर जी। आरोप है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने 1.16 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी ली है खीरा उगाने के लिए। तो जो लोग किसानों का खीरा खा गए हैं, वो शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करेंगे? इस सरकार को साफ चेहरे, साफ सुथरे चेहरे, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, भले ही किसी विचारधारा के लोग हों, रीढ़ की हड्डी जिनमें हो, जो आपके सामने सच बोल सके, उन सब लोगों के साथ बैठ करके बात करनी होगी।
तब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। शिक्षा व्यवस्था एक रेप्टाइल लोगों से थोड़ी दुरुस्त होगी, चाटुकारों से थोड़ी दुरुस्त होगी। जो अयोग्य संघी हैं उनको वीसी बना करके थोड़ी दुरुस्त होगी। योग्य लोगों को बनाइए ना। योग्यता अगर संघ वालों में है तो उनको बनाइए, लेकिन योग्यता जिसमें है उनको बनाइए। लेकिन पिछले आप देखिए, उठाइए पिछले केंद्रीय यूनिवर्सिटियों का आप वीसीज को उठाइए, सबकी पृष्ठभूमि में संघ है और लगभग उसमें से मैक्सिमम लोग अयोग्य हैं। एनटीए को लेकर मेरा एक और सवाल था कि एनटीए जो है उसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी अंडर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया, यानी वो संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। जब भी इस तरीके का कोई बड़ा संस्थान, चाहे यूपीएससी चाहे यूजीसी, संसद के प्रति उसकी जवाबदेही है। और एनटीए में एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए थे। क्या इस बारे में सख्ती करनी चाहिए? एनटीए को नए सिरे से उसका गठन होना चाहिए जिससे कि तमाम परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण वो ले रहा है उसमें पारदर्शिता है और इस तरीके की पेपर लीक ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, किसी भी तरीके का कोई ट्रस्ट बनाया है, कोई सोसाइटी बनाई है, सबको उन्होंने पारदर्शिता से बाहर रखा, जिम्मेवारी से बाहर रखा, सबको उन्होंने आरटीआई से बाहर रखा। वो चाहे प्रधानमंत्री ने अपना जो फंड बनाया हो, वो चाहे वो राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया हो, और चाहे वो एनटीए बनाए। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में भरोसा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ऐसे दागी लोगों को साथ में रख करके साथ में खाने पीने की व्यवस्था रखती है। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है। अगर बच्चों के भविष्य से मतलब होता तो इस एजेंसी को अकाउंटेबल बनाती 2017 में जब बनाई थी। और जितनी बार इन्होंने पेपर लीक, 152 के आसपास पेपर लीक हुए, जिसमें 2 से 3 बार तो मुख्य रूप से नीट की परीक्षा लीक हुई। 22-22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा। तो ऐसी एजेंसीज को, चाहे ट्रस्ट को, चाहे अपना जो पीएम केयर फंड है, इसको सब लोगों को जिम्मेवारी से बाहर रख करके, संसद की जिम्मेवारी, आरटीआई की जिम्मेवारी से बाहर रख करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके इरादे नेक नहीं है। वो जनता के लिए नहीं काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो राष्ट्रीय उद्योगपति हो चाहे अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति हो। सिर्फ और सिर्फ ये लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म में फंसते जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो आखिरी सवाल सुरेंद्र जी, क्योंकि खड़गे जी राज्यसभा में बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तब संसद में चर्चा होगी दोनों सदनों में, तो क्या ये माना जाए कि अगले हफ्ते से संसद सुचारू रूप से चलेगा, विपक्ष उसे चलने देगा? विपक्ष ने कभी संसद नहीं रोकी। विपक्ष जो है हमेशा संसद को चलाना चाहता है। सत्ता पक्ष अपने साजिशों से संसद को रोकता है, अपनी साजिशों से विपक्ष को उकसाता है, अपनी साजिशों से। अब 4 दिन जो इस्तीफा आज हुआ है, इतने दबाव के बाद हुआ है। अगर ये इस्तीफा शुरुआत में हो जाता तो संसद क्यों में गतिरोध होता? संसद के गतिरोध के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। जो काम इन्होंने आज किया है, वो काम इनको जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था या नीट की परीक्षा की लीक हुआ था, उसी दिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो ना तो इतने बच्चों को जान गंवानी पड़ती, ना इतने बच्चों को जंतर मंतर पे आना पड़ता, ना इतने बच्चों को लाठियां खानी पड़ती। तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है और उनके लोग हैं। हमारी तरफ से सदन जो है सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी। ये जिम्मेवारी अब मोदी जी की है कि वो कैसे चलाते। बिल्कुल, शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त फेडरल देश के लिए निकाला और विस्तार से आपने तमाम पहलुओं पे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुरेंद्र राजपूत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम भी जुड़ गए। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द फेडरल देश पर। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसको लेकर आपके नेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोकतंत्र, संविधान और युवा शक्ति की जीत है। भाजपा चाहती जरूर थी लगातार कि किसी तरह से युवाओं के आंदोलन को डिस्पर्स किया जाए, बदनाम किया जाए और
तमाम एंगल खोजने की कोशिश की उनके, लेकिन देश का युवा और देश का विपक्ष इस बात के लिए डटा रहा कि कोई समझौता नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आखिर एनटीए के 47 ऑफिसर्स एकाएक क्यों हटाने पड़े? इसका मतलब वो गड़बड़ थे। जब इतने दिनों से कहा जा रहा था, ये कहा जाए कि सरकार खुद उनसे वसूली करवा रही थी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो यकीनन ये देश की युवा शक्ति, देश की जनता, संविधान, लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल। और क्योंकि ये मांग थी जिसके चलते पूरे देश में छात्र जो है उद्वेलित थे, सड़कों पर थे। आज बिहार में हमने देखा बहुत बड़ा प्रदर्शन अलग अलग जिलों में चल रहा था। और क्या सरकार, पहले तो लग रहा था, कल तक ये खबर आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो मीडिया हाउसेज है उसमें सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा था आजम जी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्या हो गया सरकार में? क्या छात्रों का इतना दबाव, विपक्ष का इतना दबाव और मोदी सरकार की जिस तरीके से न केवल राष्ट्र में बल्कि इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी कवरिंग चल रही है, उसकी फजीहत से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया? आपको क्या लग रहा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, हम गोदी मीडिया की बात नहीं करते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसने इसकी कवरेज शानदार किया और जो हकीकत थी वो दिखाया। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किए गए, और लाठी चार्ज कौन कर रहा है? सादी वर्दी में लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी के लोग हैं। आखिर पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया उन्होंने? वो कौन थे? उसी लाठीचार्ज पे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन लाठीचार्ज करने वालों का नाम रिवील करने की कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब है सत्ता पक्ष खुद प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए अपने गुंडे भेजे थे। ये बात जग जाहिर हो गई और ये जनता को और हैरान करने लगी कि सत्ता की नशा में बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इतने चूर हो गए हैं कि जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसा न किया हो शायद, जो काम बीजेपी ने 20 तारीख के मार्च में किया। इसलिए यकीनन ये जो सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे बीजेपी की किरकिरी हो रही थी। मोहम्मद आजम जी से हमारा संपर्क जो है वो कट गया है, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, हमारे मेहमान सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मोहम्मद आजम जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हमने चर्चा की और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार हो गया है, जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं। पूरे देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए और जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो आखिरकार छात्रों के आगे सरकार को, मोदी सरकार को, जो कि एक मजबूत सरकार बताई जाती है, अपने आप को दिखाने की भी कोशिश करती है, जिसके मंत्री ये कहते थे कि इस सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता, उस मंत्रिमंडल में से एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, उसको जवाबदेही लेनी पड़ी है। जिस तरीके से पेपर लीक ने देश भर के छात्रों को नाराज किया हुआ था। तो एक बार फिर हमारे साथ आजम जी जुड़ गए, उनसे हम एक चर्चा, एक आखिरी उनसे कमेंट लेते हैं। आजम जी, आपसे संपर्क कट गया, लेकिन जंतर मंतर पे जो छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, तो कहा जाए, ये आप स्वीकार करेंगे कि कॉकरोच जो है उसने कमाल कर दिया? जो मंत्रिमंडल में आज तक इस्तीफा नहीं हो पाया, कॉकरोचों ने आकर इस्तीफा ले लिया। देखिए, ये एक्युमुलेटेड जीत है, यकीनन जेनजी की पावर है ये। और इसमें आप जेनजी ने जो मूवमेंट किया उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और साथ में जो भी भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने उस मूवमेंट से कंधा मिला के पीछे से सपोर्ट किया। कभी उस मूवमेंट को किसी ने हाईजैक करने की कोशिश नहीं करी।
20 तारीख को माननीय सांसद डिम्पल महोदय जी ने जिस तरह से बच्चों के साथ सहानुभूति दिखाई और उनके मूवमेंट को जिस तरह से सपोर्ट किया, फिर माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी पीएम हाउस पे गए, फिर लगातार विपक्ष इस बात के लिए दबाव संसद में डालता रहा कि संसद तब तक नहीं चलेगी जब तक युवाओं की बात नहीं मानी जाएगी। तो ये युवाओं की जीत है, विपक्ष की जीत है, देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये आज यकीनन भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिन है और बीजेपी के जो बुरे दिन है वो आज से शुरू होते हैं। बिल्कुल, बीजेपी के बुरे दिन आजम जी कह रहे हैं कि आज से शुरू होते हैं और विपक्ष की जीत है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी तमाम लोगों की जीत है। तो इसको इससे कहने से इनकार नहीं कर सकते कि कॉकरोच भी ने कमाल कर दिया भारत की राजनीति में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम जी, आपने कीमती समय द फेडरल देश के लिए निकाला और जिस बात का लेकर छात्र आंदोलन देश भर में कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि वे उड़ीसा के जनता के लिए अब वो काम करेंगे जहां से वो सांसद हैं और उनका गृह प्रदेश भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर थी, किरकिरी हो रही थी देश विदेश सभी जगह, छात्रों के बीच, जेनजी के बीच, और जेनजी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए थे, अगर हमने देखा किस तरीके का माहौल नेपाल में, बांग्लादेश में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके के जेनजी का मूवमेंट भारत में एक तरह से तैयार हो रहा था, सरकार को पीछे हटना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये चर्चा हम यहीं पे अपना विराम देते हैं और आपको हमारा ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए और फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।